राम राम दोस्तों। मैं प्रवीण जांगड़ा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRG के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड भी हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं मैप के बारे में। मैप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन में देखते हैं ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, और हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट हैंड साइड में ईस्ट पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। ठीक है, ये हरियाणा का एक रफ मैप मैंने बनाया है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की आकृति क्या है, हरियाणा की शेप कैसी है, तो याद रखना विषम बाहु चतुर्भुज की हरियाणा की शेप है, विषम बाहु चतुर्भुज। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ घग्गर नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो याद रखना घग्गर नदी कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश से निकलकर घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है, रेगिस्तान में जाके लुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी कहाँ पाई जाती है, हरियाणा के उत्तर में। या फिर अगर इसकी पोजीशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये पोजीशन दिख रही है, मतलब नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि उत्तर पश्चिम में घग्गर नदी पाई जाती है। अब आते हैं शिवालिक की श्रेणियों पर। आप सभी को पता होना चाहिए शिवालिक की श्रेणियां हरियाणा के किन जिलों में पाई जाती हैं, तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, 3 जिले हैं हरियाणा के जिनमें शिवालिक की श्रेणियां पाई जाती हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। और ये जिले हरियाणा की किस पोजीशन पे आ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। इसको अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में शिवालिक की श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इधर देख पाओगे यमुनानगर हरियाणा की पूर्वी बाउंड्री बनाती है। यमुनानगर हरियाणा क्या होता है, यमुनानगर हरियाणा के पूर्व में बहती है और किसके साथ बाउंड्री बनाती है, किसको सेपरेट करती है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश को। इधर क्या है, यूपी है इधर। ठीक है, यमुनानगर हरियाणा के पूर्व में है। ठीक है, पूर्व की बाउंड्री बनाती है। और हरियाणा के अगर दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में क्या पाया जाता है, तो याद रखना दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जो संसार की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है और ये विभिन्न जिलों में पाई जाती है। और अरावली के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम। अरावली का उद्गम कहाँ से होता है, रायसेना की पहाड़ियों से होता है। रायसेना की पहाड़ियाँ कहाँ है, दिल्ली में है। अरावली का उद्गम माना जाता है रायसेना की पहाड़ियों से, और रायसेना की पहाड़ियाँ दिल्ली में पाई जाती हैं। और रायसेना की पहाड़ियों में और क्या पाया जाता है, राष्ट्रपति भवन भी रायसेना की पहाड़ियों में ही स्थित है। ठीक है, लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रेणियों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणियों का सर्वाधिक विस्तार गुरुग्राम जिले में है। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और शायद नूह चौथा दिया हुआ था, लेकिन उसमें से करेक्ट आंसर गुरुग्राम था। तो अरावली पर्वत श्रेणियों का प्रमुख विस्तार, मुख्य विस्तार किसमें है, गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अन्य बातें जानते हैं हम। ओरिजिन तो मैंने बताया दिल्ली के रायसेना की पहाड़ियों से। रायसेना की पहाड़ियों में राष्ट्रपति भवन भी है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 220 से 500 मीटर है। 220 मीटर है, 500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। हाईएस्ट पीक क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी की हाईएस्ट पीक क्या है, वो राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू में गुरु शिखर नाम से जो हाईएस्ट पीक है अरावली की, वो है। हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1723 मीटर। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट पीक नेक्स्ट आते हैं, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो किन किन राज्यों से होकर
भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है अरावली पर्वत श्रेणी? तो याद रखना, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी 4 राज्यों से होकर अरावली पर्वत श्रेणी गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से। ठीक है। हरियाणा की सब सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, करहू की चोटी हरियाणा की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो कि शिवालिक की श्रेणी में पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। और कुछ बुक्स में इसको 1467 मीटर भी दिया गया है। करहू अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो 1514 मिलेगा, 1514 मिलेगा, या फिर 1467 मिलेगा। ये करहू जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि शिवालिक की श्रेणी में पाई जाती है, मोरनी की पहाड़ियों में। ठीक है। और हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना, टिपरा। जो शिवालिक के नीचे एक टिपरा श्रेणी पाई जाती है, वो टिपरा की श्रेणी दूसरी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी उसमें पाई जाती है, जो कि 1320 मीटर है। सबसे ऊंची तो 1514 या फिर 1467 मीटर, और सेकंड हाईएस्ट कितनी है? 1320 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझते हैं कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को हम कैसे समझेंगे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ग्लोब को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ग्लोब, ये हमारी धरती है। इसके बीच में क्या होता है? इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। इस बात का तो सबको पता ही होगा। और भारत कहाँ लाई करता है? भारत इसके कुछ ऊपर लाई करता है। और इधर क्या होता है? भारत के इधर बगल में अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इधर ऊपर क्या पाया जाता है? ऊपर यहां है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन। क्योंकि आप सभी को पता है, आज से लगभग 100 साल पहले ब्रिटिशर का शासन होता था पूरे वर्ल्ड में। लगभग पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स का शासन था, अंग्रेजों का शासन लगभग पूरे वर्ल्ड में था। और बोला जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि सूरज एक्चुअल में तो कभी अस्त होता ही नहीं है, वो तो हमारी धरती रोटेट कर जाती है। इस वजह से एक जगह अगर सूरज अस्त रहता है तो दूसरी जगह सूर्य उदय रहता है। ठीक है। और इनका अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में था, तो अगर एक जगह सूर्य अस्त भी हो गया तो दूसरी जगह जहाँ इनका शासन था वहां तो सूर्य उदय रहता ही था। इस वजह से बोला जाता था इसको। तो ये हमारा भारत है। ठीक है। ये हो गया क्या? इंडिया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये मैंने समझने के लिए बनाया जस्ट। और ये याद रखना, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन में है, जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं ये इक्वेटर, मैंने बताया था विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री पर है। ठीक है। और ऐसी टोटल ये टोटल 180 लाइन्स है टोटल। ठीक है। इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या है? इक्वेटर है। और लैटिट्यूड को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये लाइनें लेटी मतलब लेटी हुई है, लेटी मतलब लेटी हुई है। अक्षांश, अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं इनको। ठीक है। ये टोटल 180 लाइन्स हैं, और हर एक लाइन का डिस्टेंस माना जाता है 1 डिग्री। हमने 1 डिग्री डिस्टेंस दिया हर एक लाइन का, और टोटल 180 लाइन है, और 1 डिग्री लाइन
111 किलोमीटर के बराबर है। हर लाइन 111 किलोमीटर के बराबर है। अभी भारत की पोजीशन देखो, और आपने अगर पढ़ा हो ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। भारत में मैंने क्या दिखाया इधर, इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, और भारत के अंदर ही हरियाणा है, और हरियाणा की पोजीशन क्या होती है, 74 से 77 डिग्री ईस्ट। ईस्ट के बारे में बाद में बताऊंगा। 27 से 30 डिग्री नॉर्थ है हरियाणा की पोजीशन, क्योंकि हरियाणा कहाँ लाई करता है, लगभग हरियाणा यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। और हरियाणा की पोजीशन 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ आएगा हमेशा, क्योंकि क्यों आएगा नॉर्थ, क्योंकि ये विषुवत रेखा के ऊपर है, नॉर्थ में है, इसलिए हमेशा नॉर्थ लिखा जाएगा। ऑप्शंस में नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ लिखा होता है, तो याद रखना हमेशा नॉर्थ में होता है, ठीक है। 111 किलोमीटर, 1 डिग्री लैटिट्यूड की लंबाई कितनी मानी जाती है, 111 किलोमीटर की मानी जाती है। और टोटल 180 डिग्रीज हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है, कर्क रेखा, और ये क्या है साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। और इस जोन को बोला जाता है टोरॉइड जोन। मतलब कि इस जोन में ना सूरज जो है वो डायरेक्ट पड़ता है, मतलब सूरज डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। और पेड़ पौधे भी इसी जोन में ज्यादा होते हैं। और अगर 66 डिग्री से ऊपर अगर ले जाएं तो वो फ्रीजिड जोन होता है, मतलब जमा हुआ क्षेत्र, फ्रीजिड जोन, इधर नीचे भी और ऊपर भी। और ऊपर पोलर बियर पाए जाते हैं, नीचे क्या पाए जाते हैं, पेंगुइन पाए जाते हैं। दोनों एक जगह नहीं पाए जाते, अगर दोनों एक जगह होते तो पोलर बियर इनको खा जाती है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अभी हमने देख लिया कि हरियाणा की पोजीशन क्या है, 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। 27 से 30 डिग्री हरियाणा की पोजीशन क्या है, नॉर्थ में है, ठीक है। अभी कंसेप्ट समझते हैं हम किसका, टाइम जोन का। अभी हम टाइम जोन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या बनाया है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर पाई जाती है। टाइम जोन की शुरुआत किसने करी थी, ब्रिटिशर्स ने करी थी। आज से लगभग 100 साल पहले ब्रिटिशर्स का ही राज था, तो इन्होंने टाइम जोन की शुरुआत करी थी। और 0 डिग्री जो लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड है, ये होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को मैंने कैसे याद करवाया था, लेटी मतलब लेटे हुए, जो हॉरिजॉन्टल होगी लैटिट्यूड हो जाएंगी, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा, जो चीज खड़ी होती है तभी तो लंबी लगती है ना, खड़ी होती है तभी लंबी लगती है, तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। और रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है, उसने 0 डिग्री से अपने यहाँ पे शुरुआत करी थी इसकी। और भारत कहाँ पाया जाता है, इसके ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। मान लिया ये हमारा प्यारा भारत है, और ये इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में भारत है। तो भारत कहाँ लाई कर रहा है, ईस्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। और सूरज भी कहाँ से उगता है, सूरज जो उगेगा ना, सूरज की रेखा कहाँ आएगी, पहले भारत में आएगी, उसके बाद कहीं जाके यहाँ पहुंचने में टाइम लगाएगी। तो भारत का टाइम आप देखते होगे, आपने पढ़ा होगा 5.5 घंटे प्लस है, प्लस 5.5 घंटे हैं। क्यों, क्योंकि भारत में पहले सूरज की किरणें पहुंच जाती है, इसलिए टाइम एडवांस चलता है भारत का। और सूर्य उदय का देश किसे बोला जाता है, इसीलिए इसीलिए सूर्य उदय का देश जापान को बोला जाता है। जापान क्या है,
सूर्योदय का देश बोला जाता है क्योंकि ये ईस्ट मोस्ट कंट्री है, मतलब सबसे ईस्ट में पड़ता है। जापान इधर कहीं पड़ेगा, सबसे ईस्ट में, सबसे पहले इसी पर ही सूरज की किरणें पहुंचती है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश बोला जाता है। अभी हम इनकी कैलकुलेशन समझते हैं कि 5.5 डिग्री कैसे आया। ये मकड़ी कैसे आ गई, दिखाई दे रही है आपको? ये देखो, अभी देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 डिग्री का डिस्टेंस है, ठीक है। और 1 डिग्री को 4 मिनट के बराबर माना जाता है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 डिग्री का, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट को मान के माना जाता है। इधर क्या मान रहे थे, इनके बीच में 1 डिग्री का ही डिस्टेंस था, लेकिन 1 डिग्री किसके बराबर था, 111 किलोमीटर के बराबर था, लेकिन इधर याद रखना 4 मिनट के बराबर है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, सेकंड नहीं देख रहे अभी हम, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, ठीक है। और भारत कितने मिनट में लाई करता है, अच्छा भारत थोड़ा वाइड है ना, लेकिन याद रखना भारत में टाइम जोन एक है, तो हम एक ही पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वही कैलकुलेट, वही उसी से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। और भारत का जो टाइम जोन मेजर किया जाता है वो प्रयागराज, प्रयागराज में क्या है, भारत इंडियन टाइम जोन, इंडियन टाइम जोन, ये प्रयागराज है, इसके यहाँ से भारतीय टाइम जोन की जो रेखा है वो गुजरती है, और ये लाई करती है 82, इससे 82.5 डिग्री पे लाई करती है, ठीक है। ये भारत के जो टाइम जोन की रेखा है वो ये प्रयागराज से होते हुए गुजरती है, भारत के टाइम जोन की रेखा प्रयागराज से होते हुए गुजरती है, और ये कितनी दूर है, 82.5 डिग्री दूर है, किससे, रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन के जो लॉन्गिट्यूड पड़ता है उससे भारत के जो टाइम जोन का लॉन्गिट्यूड है उसका डिस्टेंस कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए 1 डिग्री 4 मिनट और 82.5 डिग्री 82.5 गुणा 4, इतने मिनट, कितना हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा। और इसके घंटे बनाओगे तो 60 से भाग कर दो, 5.5 घंटे, ठीक है। इतने आवर, इतने घंटे हमारी घड़ी जो है वो तेज चलती है। तो दोस्तों आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कंसेप्ट समझ में आ गया, और मेरे हिसाब से अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ यार, बहुत हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।